हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टाइटल जो होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स। और फिजिक्स के भी क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं या आगे आने की उम्मीद है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देख पा रहे हैं अपना, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब क्या पूछ रहा है? स्लोप पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है, अगर उसका हम स्लोप लें तो वो क्या चीज़ को एक्सेलरेट, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है अपना? एक्सेलरेशन होता है। और डी वी ओवर डी टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। किसकी बात करें? सिंपल वी की बात करें तो वो क्या होता है? डी चेंज इन लेंथ, मतलब डी एल ओवर डी टी। ये क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। यहीं हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका आंसर क्या है अपना? एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अपना जो एमआरआई मशीन जो होती हैं, एमआरआई मशीन्स कौन सी होती है अपनी? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो किस, जो हमारे पास फॉलोइंग जो अपनी वेव्स या रेज हैं उनमें से कौन सी यूज करती है अपनी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। और जो एमआरआई मशीन्स होती हैं वो इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करती हैं? किसी भी बॉडी की इमेज को बनाने के लिए वो यूज़ करती हैं किसका? रेडियो वेव्स का। इसी के साथ बात करें तो क्या आ जाएगा अपना? मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसी की बात करें प्लस क्या रहेगा हमारे पास? एक कंप्यूटर रहेगा जिसमें वो इमेज फाइनली शो करेगा। तो एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक मशीन है जो कि एक इमेज बनाती है किसकी हेल्प से? रेडियो वेव्स की हेल्प से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके सामने क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ फोटो वोल्टेक वोल्टेक सेल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है। डायरेक्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी का यूज करके हम जो फोटो वोल्टेक सेल जो है उसमें किसका प्रोडक्शन करते हैं। तो फोटो वोल्टेक सेल हमें अगर आपको पता है तो वो किसके काम में आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में आता है। इसमें क्या है, मान लीजिए ये हमारी कोई प्लेट होती है, कौन सी? फोटोवोल्टिक सेल के अंदर, जिसके ऊपर हमारे पास किसकी किरणें पड़ रही हैं? सूरज की रेज इसके ऊपर पड़ रही हैं। तो जैसे कि सूरज की रेज इस पर पड़ती हैं तो इनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोड का एक तरह से मूवमेंट शुरू हो जाता है चार्जेस का, और उसकी मदद से हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? किसका है यूज? कन्वर्जन कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी का, कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डज नॉट अकर इन, इनमें से जितने भी हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रो मतलब पानी की मदद से एक टरबाइन होती है, पानी उस टरबाइन को घुमाता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा है डज नॉट अकर, मतलब जो नहीं करता। यही बात करते हैं जनरेटर की। दोनों जो जनरेटर हैं, जनरेटर क्या करते हैं? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? मोटर। मोटर क्या करता है? इसका जस्ट अपोजिट करता है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और आप इसको जानते भी होंगे और मैंने भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए सैटेलाइट इन वैक्यूम, मतलब क्या है? कोई सैटेलाइट है वैक्यूम में। तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले, इज केप्ट इन ऑर्बिट बाय रिमोट कंट्रोल। वैक्यूम में है तो कनेक्शन हमारे पास इतना नहीं रहता, तो ये ऑप्शन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, यही बात करते हैं अगला कि इज केप्ट इन ऑर्बिट बाय रेट्रो रॉकेट। नहीं, ये भी हमारे पास ऑप्शन इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है वो कर रहा है ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भी सैटेलाइट वैक्यूम में होती है वो एनर्जी कहाँ से लेती है? अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या लेती है? एनर्जी लेती है। ठीक है, और एनर्जी तो चाहिए ऑर्बिटिंग में रहने के लिए, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? किसने ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो किसने दिया था? ये सब जानते हैं कि फल जो है वो पेड़ पे से गिरा, ये किसने बताया था हम सभी को? न्यूटन ने बताया था। किस क्या रीजन होता है इसके पीछे? तो इसके पीछे रीजन होता है अपना क्या? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब सेंटर की तरफ हर कोई बॉडी अट्रैक्ट होती है अर्थ के, ये चीज़ है। ठीक है, यहीं कुछ बात कर दें क्या? आर्किमिडीज ने भी एक लॉ दिया था, सबसे पहले उसको बात कर लेते हैं। तो वो लॉ है, आर्किमिडीज ने बताया था कि जब भी जो भी बॉडी फ्लोट करेगी तो उसके ऊपर क्या लगता है? बायोंसी फोर्स लगता है या बायोंट फोर्स लगता है, जिसकी मदद से वो बॉडी वाटर या किसी भी एनी फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करती है। तो जो जितना मतलब जब वो फ्लोट करती है ना, तो जितना उसके ऊपर अपवर्ड जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो फ्लोट करती है, वो किसके बराबर होता है? जितना कि वेट उसने फ्लूइड या वाटर का डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो किसके बराबर इक्वल हो जाएगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय दैट बॉडी। उतना ही उसके ऊपर क्या लगता है? कि बायोंट फोर्स लगता है, और उसी की वजह से बॉडी क्या करती है? अपनी फ्लोट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी कुछ। उम्मीद है आपको आर्किमिडीज लॉ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? गैलीलियो लॉज की। तो गैलीलियो ने क्या दिया था? एक लॉ दिया था कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है, क्या करती है? फ्री फॉल करती है, और जो एयर है जो कि अपनी क्या होती है? रेयर होती है। क्या होती है? रेयर होती है। अगर हम उसको नेगलेक्ट कर दें, मतलब एयर की वजह से उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कर रहा, तो जो जितनी भी बॉडी हैं, डिपेंड नहीं करता उनका क्या मास है, सबके ऊपर एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी जो लगेगी ना, जिसकी वजह से वो फॉल होंगे, वो सबके ऊपर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये कौन सा था? गैलीलियोस लॉ था। तो उम्मीद है ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट में बात करते हैं फेराडे की। फेराडे ने क्या करा था? फेराडे ने बोला था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के कांटेक्ट में आती है, उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो क्या प्रोड्यूस करेगी? EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी लॉ को हम क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उम्मीद है आपको मैंने 4 ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। तो आगे अगर इनमें से कोई ऑप्शन बनता है तो आप जरूर टिक करोगे अपने एग्जाम में। चलिए बात करते हैं डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? एक हमारे पास इस चीज़ को एक और कंफर्म कर लेते हैं। डायनेमो क्या होता है? जनरेटर होता है। अब जनरेटर क्या होता है ये सब हम ही जानते हैं कि जब भी लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर ऑन करते हैं, मतलब हम उसमें पहले क्या होता है, उसका एक जो लेवर जो होता है उससे उसको घुमाते हैं, तो मतलब क्या प्रोड्यूस कराते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और उससे फिर हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं जब भी लाइट चली जाती है। गाँव में या अपने शादियों में ये चीज़ देखी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना? मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यही बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका वो पढ़ा था। वो कौन होता है? मोटर करता है क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रिक इंटू मैग्नेटिक एनर्जी। और ये ऑप्शन आप देख लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द हेयर ऑफ ए सेविंग ब्रश। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो सेविंग ब्रश जो होता है, अगर हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसके हेयर्स क्या होने लगते हैं? दूर दूर होने लगते हैं। बट जैसे ही हम उसको पानी से निकालते हैं ना, तो उसके हेयर क्या हो जाते हैं? पास आ जाते हैं काफ़ी। इसमें लिखा भी है टुगेदर, मतलब पास आ जाते हैं। वो किसकी मदद से होता है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी मदद से होता है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ किसकी वजह से होता है। सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन क्या है? ये हमारी किसी भी बॉडी के ऊपर एक टेंशन फोर्स लगाता है और ट्राई करता है, मतलब उस बॉडी को कम से कम सरफेस एरिया के लिए, मतलब क्या करता है? फोर्स करता है एक तरह से, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, मतलब सरफेस टेंशन क्या करता है? किसी भी बॉडी के ऊपर टेंशन लगाता है, और उसका जो स्पेसिफिक एरिया है क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट कैसी होती है? स्पेरिकल इन शेप होती हैं। उसका भी रीजन क्या है? सरफेस टेंशन है। और स्पेरिकल क्यों होती है? तो उसका रीजन क्या है कि जो स्पेसिफिक एरिया जो होता है स्पेयर का, वो क्या होता है? काफ़ी कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो वाटर ड्रॉपलेट अगर स्पेयर है तो उसके पीछे भी रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। यही बात करते हैं किसकी? इस विस्कोसिटी की। ठीक है, विस्कोसिटी, और आगे जो ऑप्शन है ये भी एक बार देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? एक तरह का अपोजिशन फोर्स है मोशन के, मतलब ये किसी ना किसी बॉडी का अपोज करेगा अगर वो मोशन कर रही है। तो जो विस्कोसिटी जो एक्ट करती है उसके लिए बॉडी कैसी होनी चाहिए? पहली भी फ्लूइड होनी चाहिए और दूसरी भी क्या होनी चाहिए? फ्लूइड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर के अंदर हनी डाल दो, तो वाटर क्या चाहेगा? कि हनी ट्रेवल ना करे उसके अंदर, तो अपोजिशन करेगा वाटर कहीं ना कहीं। तो वो किसकी मदद से होता है? विस्कोसिटी की मदद से होता है। या विस्कोसिटी क्या होती है? लेयर बाई लेयर भी एक्ट करती है पर्टिकुलर एक फ्लूइड के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम वाटर को
वाटर की बकेट है और मैंने उसको फ्लोर पे फैलाया तो पानी काफ़ी इजीली आगे जाएगा। यहीं किसकी है, हनी की बकेट है मेरे पास, उसको मैंने फ्लोर पे डाला तो हनी में क्या है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, धीरे धीरे ट्रेवल करेगा। पर वाटर में विस्कोसिटी कम होता है, मतलब फ्लूइड की जो लेयर होती है उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। पर ये फ्लूइड के केस में बोला गया तो इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया, क्या, विस्कोसिटी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शन की। अब जैसे कि हमने विस्कोसिटी देखा, ये भी क्या है, एक अपोजिशन फोर्स है, और फ्रिक्शन भी क्या है, एक अपोजिशन फोर्स है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो हम क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन के लिए जो दोनों बॉडी होंगी वो कैसी होंगी, सॉलिड, और दूसरी भी बॉडी क्या होगी, सॉलिड सॉलिड। सॉलिड सॉलिड के बीच में जब कोई मोशन होता है उसको अपोज करेगा तो वो कौन सा होता है, फ्रिक्शन होता है। चलिए बात करते हैं अब किसकी, इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी क्या है, एक वो लिमिट पॉइंट होती है, क्या है, एक लिमिट पॉइंट है, क्या है, लिमिट पॉइंट है, जिसके बाद कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाएगी अगर हम एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं उसको रिमूव कर दें। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, कोई रबड़ है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, खींच के इतना बड़ा कर दिया, इसके ऊपर टेंशन लगाया, पर जैसे ही मैंने पुल खत्म किया तो रबड़ फिर से किस पोजीशन में चली जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी। अगर मैंने जो फोर्स लगाया है वो कितने लिमिट तक लगाया है, इलास्टिक लिमिट तक लगाया है, या इसी को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, LOP तक अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो जो भी बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सरफेस टेंशन का एग्जांपल समझा था, उसी से रिलेटेड फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए लिक्विड ड्रॉप अज्यूम्स स्पेरिकल शेप। क्या अज्यूम करते हैं कि लिक्विड जो ड्रॉप होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल शेप होती है। क्या रीजन होता है, तो मैंने बताया था किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या करता है, स्पेसिफिक एरिया जो होता है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का उसको क्या करता है, कम करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड, तो ये ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्ट रीजन क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया जो होता है पर्टिकुलर बॉडी का वो कम होना चाहिए। ए स्पेयर हैज ए लीस्ट सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, लीस्ट होता है स्पेयर के लिए, तो इसलिए जो लिक्विड अज्यूम की जाती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल शेप, और किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसके जस्ट अपोजिट है तो ये होगा नहीं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स का उसकी शेप के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट वैलिड नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसी किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक की MCQs इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी सजेशन आप मेरे को देना हो तो थैंक यू। ठीक है, बाय।